अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं। अब मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 13 में हम अपनी मशक़ को पढ़ रहे हैं और अपनी पिछली क्लास में हमने कसीरुल इंतखाबी सवालात, इसके 4 सवाल यानी कि सवाल नंबर 8 से लेके 11 तक को हल किया और इस हिस्से को मुकम्मल कर दिया। फिर हमने सवालात का इयादा इस हिस्से को शुरू किया हुआ है। पिछले लेक्चर में सवाल नंबर 13.1 इसको हल करना सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में मज़ीद 3 सवालात यानी कि 13.2, 13.3 और 13.4 को हल करना सीखेंगे। आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हुई हैं उनको अपने जहन में रखना है। जितने भी तसव्वुरात हैं वो हम सवाल के मुतल्लिक उसको अप्लाई करेंगे, उसका इत्तलाक़ करेंगे, जिससे हम जवाब देने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो चलें इन सवालात को सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के सफ़र का पहला सवाल, और वैसे ये सवालात के इयादा वाले हिस्से का दूसरा सवाल है, उसको हल करने की जानिब बढ़ते हैं। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अजसाम को चार्ज करने का क्या तरीका है। अब आपको पता है कि हम किसी भी जिस्म को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो उसके 3 तरीक़ाकार हमारे पास मौजूद होते हैं। पहला तरीका कि हम अजसाम को रगड़ की मदद से चार्ज कर सकते हैं, जिस तरह के आपने सवाल नंबर 1 में देख लिया। दूसरा तरीका है कि अजसाम को कंडक्शन की मदद से चार्ज किया जा सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि अजसाम को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से भी चार्ज किया जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तो आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें साकिन चार्जेस का मुताला किया जाता है। इंडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, ज़बरदस्ती से पैदा करना। वो चीज़ चाहती नहीं है ऐसा होना, लेकिन हालात इस तरह से बना दिए जाते हैं उसके लिए कि उसके अंदर वो साकिन चार्जेस मजबूरन पैदा हो जाते हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक ऐसा जिस्म है जो कि इब्तदाई तौर पे न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब अगर तो ये इस हालत में पड़ा हुआ है तो इसको कोई भी तंगी नहीं होगी। मसला तब आएगा कि जब हम इस न्यूट्रल जिस्म, फ़र्ज़ करें इसको बी का नाम दे रहा हूँ, इस न्यूट्रल जिस्म के पास एक ऐसा जिस्म लेके आएँ, इस जिस्म को ए का नाम दे दें, कि जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस जिस्म बी में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को इस तरह से तरतीब देगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दफ़ा हो जाएंगे और जिस्म बी के दूसरे कोने पे पहुंच जाएंगे। फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह से जिस्म बी के दूसरे कोने पे ये पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो गए और जिस्म बी में मौजूद नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्जेस की कशिश की वजह से बी के एक कोने की जानिब इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। लेकिन मजमूई तौर पे यहाँ पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की तादाद अब भी उतनी है, यानी हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इनका जो मजमूई असर है वो अब भी न्यूट्रल होगा। चलें देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो नेगेटिव चार्जेस बनाए वो है 8, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस बनाए ये 8, ये भी 8 होंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं मजमूई तौर पर जिस्म बी को देखूंगा तो ये अब भी मजमूई तौर पर न्यूट्रल है, लेकिन इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि पॉजिटिव चार्जेस एक साइड पे आ गए, नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे आ गए, और इसी अमल को हम कहेंगे कि यहाँ पे एक डाइपोल बन गया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सामने आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कशिश करेंगे और जैसे ही वो कशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को चार्ज कर देंगे। ये तो फिनोमिना था, ये जो अमल था ये तो मैंने समझाने के लिए किया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, लेकिन आपकी किताब में जो लिखा गया है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये 2 धाती सफ़ेयर हैं और धाती सफ़ेयर इस तरह से हैं कि दोनों एक दूसरे को अभी फिज़िकली टच कर रहे हैं। ये दोनों जो धाती सफ़ेयर हैं मैंने खड़े किए हुए हैं किसी भी इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। फ़र्ज़ करें ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन सफ़ेयर्स को सहारा देने के लिए लगाए गए हैं यहाँ पे। अब जब इब्तदाई तौर पे ये दोनों न्यूट्रल हैं, यानी कि जितना इस सफ़ेयर ए में टोटल चार्ज है
उतना ही स्फीयर बी में टोटल चार्ज है। अब जब ए और बी इसी तरह से पड़े रहेंगे, इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। तब्दीली रूनुमा होगी तब जब मैं एक जिस्म सी को इसके करीब लेके आऊँगा और ये जिस्म सी इस तरह से अलाइन है, इस तरह की इसके पास खसूसियात हैं कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस जिस्म ए और जिस्म बी में मौजूद जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उनको अपनी जानिब खींचने की कोशिश करेगा, और जब ये अपनी जानिब खींच लेगा तो ये जो स्फीयर ए है, जो पहले इब्तदाई तौर पे न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और ये जो स्फीयर बी है, जो पहले न्यूट्रल था, अब पॉजिटिव चार्जेस की दफ़ा की फोर्स की वजह से इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये स्फीयर ए भी चार्ज हो, ये स्फीयर बी भी चार्ज हो। तो मैं बड़ी चालाकी के साथ, ये जो पहले कॉन्टैक्ट में थे, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे, मस कर रहे थे, अब मैं इनको इस तरह से अलाइन कर दूंगा, इस तरह से इनकी तरतीब दे दूंगा कि इनको मैं एक दूसरे से दूर ले गया। अब जैसे ही वो दूर चले गए, इस पे चार्ज है अब भी नेगेटिव और इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि इस स्फीयर पे अब मजमूई चार्ज नेगेटिव आ गया, इस पे मजमूई चार्ज पॉजिटिव आ गया। और अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जब दोबारा न्यूट्रल हो जाएं, तो उसके लिए मुझे इन दोनों स्फीयर्स को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड यानी कि अर्थ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसे अर्थ कर दूंगा, इसके अंदर मौजूद इजाफी चार्ज इस जगह से होता हुआ ग्राउंड यानी कि अर्थ में मुंतकिल हो जाएगा और दोबारा से ये न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि इन पे दोबारा से कोई भी इजाफी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये सारा तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से किसी भी जिस्म पे चार्ज पैदा करवाने का। चलें, अब अगर ये सारी समझ आ गई है तो हम क्यों ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ भी लिख लें। तो इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि किसी चार्ज शुदा जिस्म की मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करने के अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ये चार्ज जिस्म है, चार्ज जिस्म की मौजूदगी में हमने गैर चार्ज शुदा इंसुलेटेड कंडक्टर के एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज ले आए, दूसरे सिरे पे पॉजिटिव चार्ज ले आए और इसी अमल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। इसको अपने नोट्स के अंदर भी आपने इसी तरह से लिखना है। अब अगर इसकी समझ आ गई तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी, तो हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब, जो कि है 13.3। इस सवाल में जो हमसे पूछा जा रहा है ये पिछले दो सवालों का, यानी कि 13.1 और 13.2, उनके जो तसव्वुरात हैं उन दोनों को एक ही जगह पे पूछ रहा है। पूछ ये रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का अमल रगड़ के ज़रिए जिस्म को चार्ज करने से कैसे मुख्तलिफ है। अब हमने देखा था कि चार्जिंग हमने रगड़ के ज़रिए भी की थी और चार्जिंग हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी की थी। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। रगड़ की सूरत में हमने देखा था कि जब मैंने प्लास्टिक के रोड को रगड़ा था बालों के साथ, तो प्लास्टिक के रोड को बालों से रगड़ने की वजह से प्लास्टिक पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं रगड़ने की बात करूँगा, फ्रिक्शन की बात करूँगा, तो वहाँ पे दो अजसाम का मस करना आपस में ये मस्ट होगा, ये लाजिम होगा। लेकिन
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो कि हमने अभी पिछले अपने सवाल में पढ़ी है, उसमें हमने देखा कि जिस्म को मस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चार्ज्ड जिस्म को, फ़र्ज़ करें ये मेरा हाथ अभी न्यूट्रल है, मैं इस चार्ज्ड जिस्म को अपने हाथ के करीब लेके आऊँगा तो मेरे हाथ पे मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थोड़े से तरतीब में आ जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों मेटल के स्फीयर्स के ऊपर आपने देखा था कि चार्ज आ गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रगड़ की बात करेंगे तो रगड़ की बात करते हुए आप ये कहेंगे कि रगड़ के अंदर दो अजसाम मस करते हैं, यानी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तभी चार्ज, एक का चार्ज दूसरे की जानिब मुंतकिल होगा। लेकिन अगर आप इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो इंडक्शन में अजसाम मस नहीं करते, बल्कि चार्ज्ड जिस्म न्यूट्रल जिस्म के करीब जाता है या करीब उसे ले जाया जाता है। अब अगर इसका एक और फ़र्क देखना चाहें तो वो फ़र्क ये है कि रगड़ के अंदर जो दोनों अजसाम हैं इनमें लाजिम नहीं है कि एक चार्ज्ड हो। हमने ये देखा था कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये प्लास्टिक का रोड है और ये प्लास्टिक का रोड अभी न्यूट्रल है और ये कोई मेरे पास जिस्म बी है और ये जिस्म बी भी न्यूट्रल है। अब जैसे ही मैं इस जिस्म ए को जिस्म बी से रगड़ूंगा तो हो सकता है कि जिस्म बी पे मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि कमज़ोर कशिश की वजह से बी की सतह पे हैं, वो रगड़ की वजह से इस ए पे मुंतकिल हो जाएं। यानी कि ए भी न्यूट्रल था, बी भी न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी एक जिस्म चार्ज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रगड़ के अमल में हमारे पास किसी चार्ज जिस्म की मौजूदगी लाजिम नहीं है। लेकिन इंडक्शन में हमने क्या देखा था कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये कोई मेटल का स्फीयर है और इस मेटल के स्फीयर को मैं चार्ज करना चाहता हूँ। अभी ये न्यूट्रल है तो इसको चार्ज करने के लिए मैं जो जिस्म इसके करीब लेके आऊँगा वो लाजमी तौर पे कोई ना कोई चार्ज का हामिल होना चाहिए। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमने किसी भी जिस्म को चार्ज करना सीखा था। तो चलें, क्यों ना इन सारी बातों को हम अल्फाज की ज़ुबान दे दें। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में एक चार्ज्ड जिस्म की मौजूदगी लाजिम है, जबकि रगड़ के अमल में चार्ज्ड जिस्म की मौजूदगी लाजिम नहीं। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। 13.1 और 13.2 में जितने भी तसव्वुरात सीखे थे हमने दोबारा उस पर बात की है। मैं ज़्यादा तफसीलन नहीं इस सवाल में गया क्योंकि दोनों सवालात अभी ताज़ा गुज़रे हैं, तो आपको ये सारे सवालात अच्छे से याद होंगे। चलें बढ़ते हैं इस लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम बढ़ चुके हैं आज के लेक्चर के तीसरे सवाल की जानिब। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इसके काम करने के असूल की बज़रिया डायग्राम वजाहत भी करनी है। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले क्यों ना हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को देख लें कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आखिर है क्या। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बताने से पहले लाजिम है कि उसकी हेडिंग दे ली जाए ताकि मुम्तहिन पे इम्प्रेशन थोड़ा सा अच्छा पड़े और चीज़ वाज़िया होके उसके सामने हम पेश करें। हम कहेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा हसास आला जो किसी जिस्म पर
चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की तारीफ तो समझ में आ गई। मज़ीद हमसे चीज़ पूछी गई है कि उसका काम करने का असूल क्या है। तो चलें इसकी भी हेडिंग दे लेते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के काम करने का असूल क्या है जी। इसका किस असूल के तहत गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सारे के सारे अमल हो रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के काम करने का जो असूल है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के असूलों पे कार फरमा जो आला होता है उसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का नाम देते हैं। अब एक चीज़ मज़ीद रह गई है जो कि है हमारे पास डायग्राम, कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम किस तरह से दिखाई देती है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो होना चाहिए एक ग्लास जार जिसके अंदर हम सारी की सारी असम्बली को फिट करेंगे। हम इस ग्लास जार के ऊपर एक चीज़ मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं तांबे की डिस्क। तांबे की डिस्क से बिल्कुल नीचे आ रही होती है एक तांबे की सुराख, और ये तांबे की सुराख जुड़ी होती है नीचे सोने के औराक के साथ, इसी वजह से इसको गोल्ड लीफ कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 सोने के औराक होते हैं। अब इस मकसद के लिए कि ये तांबे की सुराख और ये जो तांबे की डिस्क है ये अपनी जगह से हिले ना, इसी जगह पे फिक्स रहे, उसके लिए हम एक चीज़ यहाँ पे अटैच करते हैं जिसको नाम दिया जाता है कंडक्टर का। कंडक्टर इस सारी अरेंजमेंट को, इस सारी तरतीब को अपनी जगह पे फिक्स रखता है। और इसके साथ हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम की तार को, और एल्यूमिनियम की तार से हम इस सारी अरेंजमेंट को, इस सारी के सारी तरतीब को हम अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने का मकसद ये है कि बाहर से आने वाला चार्ज इस ग्लास के अंदर होने वाले अमल को डिस्टर्ब ना कर सके, उसके राह में कोई रुकावट ना बन सके, इस वजह से इसको हमने अर्थ किया होता है। तो चलें हम इसको लेबल भी कर देते हैं। ये है जी हमारे पास तांबे की डिस्क, ये हमारे पास आ गई जी तांबे की सुलाख, ये हमारे पास आ गया इंसुलेटर, ये दोनों चीज़ें जो आ गई हमारे पास ये आई जी सोने के औराक, ये हमने किया हुआ है एल्यूमिनियम वायर के ज़रिए अर्थ, और ये सारी असम्बली जिस जगह में बंद है वो है एक ग्लास जार या शीशे का जार। तो इस तरह से हमने इसकी डायग्राम भी बना दी, उसको लेबल भी कर दिया। ये डायग्राम आपकी किताब के अंदर भी बनी हुई है। अब ये अमल किस तरह से करेगा, फ़र्ज़ करें कि मैं इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के पास कोई एक जिस्म लेके आऊं जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। फ़र्ज़ करें ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके करीब लाया जाएगा तो क्या होगा, इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप में मौजूद जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो कशिश की वजह से इसकी डिस्क पे आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दफ़ा की फोर्स की वजह से इन सोने के औराक के ऊपर आ जाएंगे। अब चूंकि सोने के औराक के ऊपर एक जैसे चार्जेस आ चुके हैं, एक जैसे चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, दफ़ा की वजह से ये दोनों सोने के औराक फैल जाएंगे, तो जिससे हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे एक जैसे चार्जेस आ गए हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अमल करता है, और उसके अमल के पीछे जो असूल कार फरमा है वो भी हम देख चुके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, कि एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में ये गैर चार्ज शुदा जो जिस्म था उस पर भी चार्ज आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की भी आपको आसानी के साथ, बड़ी डिटेल के साथ जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के मज़ीद 3 सवालात को सीख लिया है, यानी कि 13.2, 13.3 और 13.4 को
किन तसव्वुरात की मदद से हल करना है, किस तरह से उसके जवाब देने हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नोट्स भी बना लेंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। मज़ीद आने वाले सवालात देखेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।